जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, हमारी जो सीरीज चल रही है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज जो है वो चल रही है। और हमारे चैनल कमलाक्ष झा ऑफिशियल पे। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चेक कर लो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक हमारे इंडिया के इतिहास का, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के अंदर आए एक कंपनी के रूप में। और उन्होंने जो है वो इंडिया के अंदर कब्जा कर लिया। तो सोचो, एक कंपनी आई जिसने इंडिया पर कब्जा जमा लिया, वो हम आज इस चैप्टर में समझने वाले हैं। और अगर आपने पुराने चैप्टर्स नहीं देखे तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट पर चैप्टर जो है वो देख सकते हैं। हमने पूरी प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट की हुई है। और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में पूरी चीजें जो है वो आपको बताई जाती है। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा इंडेक्स जो है वो दिखाता हूं। एक सेकंड रुकिएगा। ये जैसे कि आप जो है वो देख सकते हैं। और उससे पहले इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्या करें जिससे कि आप लंबे समय तक जो है वो पढ़ाई कर सकें। राइट, आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा चीजों को याद रख सके। तो उसके लिए आपके पास जो है वो ब्रेन पावर कैप्सूल में आपको बताऊंगा उसके बारे में, वो इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंड में। क्योंकि अभी मेनली उस पर फोकस करेंगे जिस पर्पस के लिए आपने ये लेक्चर ओपन किया है। तो आप देखो, हमने कितने अच्छे से चैप्टर वाइज, टॉपिक और सब टॉपिक वाइज पूरे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक का बटन तो बनता ही है, हिट करना है ना। तो फटाक से लाइक का बटन हिट कर दो। इतनी इस मेहनत के लिए तो ये तो जरूरी है ना। तो फटाक से कर दो। तो चलो, अब बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप पहले मेरी बातों को जो है वो सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको इस पीडीएफ के थ्रू जो है वो एक एक करके पॉइंट्स है वो बताता चलूंगा। तो हम सीखेंगे कि कैसे एक कंपनी ने, जो व्यापार करने आई थी, इंडिया के अंदर ट्रेड करने आई थी, उसने हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लिया। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ये चीज आपको प्रीवियस लेक्चर से कवर हो गई होगी, है ना। इवन मैंने पता है आपको 1757 बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख लो। आपको प्लेलिस्ट के अंदर टॉप 500 यूपीएससी टॉपिक वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। या हमारे चैनल पे जो है वो सर्च कर लो बैटल ऑफ प्लासी, आपको जो है वो मिल जाएगा। अब देखो, 1757 1764, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद ये होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की पॉलिटिक्स, भारत की इकोनॉमिक्स और उसके प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा जमा लिया। आपके लिए क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद कौन सी अथॉरिटी कंपनी के पास चली गई? कौन बता सकता है इसका आंसर? ये दो बैटल हुए, उसके बाद ब्रिटिशर्स के हाथ में जो है वो कौन सी पावर आ गई? दीवानी, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। कंपनी जो है उसके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार आ गए, दीवानी राइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। और नवाब जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के लिए जिम्मेदार था, प्रशासन संभालता था। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिशर्स ने पैसा लिया लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाई। 1770, 1770 का बंगाल के अंदर फेमाइन हुआ। 1 करोड़ लोग मारे गए इस हरकत के कारण, क्योंकि ब्रिटिशर्स पैसा वसूलते गए, एक्सप्लॉइट करते गए किसानों को। तो किसान जो है वो अपनी जमीन जो है वो छोड़कर उनको भागना पड़ा। या किसानों ने जो है वो जमीन को प्रॉपर तरीके से, पैसा नहीं है तो आप कैसे बीज खरीदोगे, है ना, कैसे जमीन को जो है वो मैनेज करोगे, नहीं हो पा रहा था। तो यही वजह थी जिसके चक्कर में बंगाल के अंदर बहुत बुरी स्थिति हुई। 1 करोड़ लोग जो है वो मर गए थे। ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। और ये ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम था 1765 से लेकर 1772 का। सोचो, कोई आपसे किराया ले, कोई आपसे किराया ले, लेकिन घर की सफाई या मेंटेनेंस से इनकार करे। तो ऐसा ही कुछ बंगाल में हुआ कि बंगाल के लोगों से टैक्स तो वसूला गया, बट उस पैसे का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने अपनी तिजोरी भरने के लिए किया, अपने लग्जरी, अपने कंफर्ट के लिए यूज कर लिया, रेदर देन उस क्षेत्र के डेवलपमेंट की जगह। आज की डेट में जब सरकार आपसे टैक्स लेती है तो सरकार रोड बनाती है, सरकार ब्रिज बनाती है, सरकार रेलवेज पर काम करती है, सरकार वेरियस सब्सिडी देती है कि नहीं? बट ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। उनने पैसा अपने जेब में रखा और खुद बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं और आम जनता की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। 1 करोड़ लोग मारे गए इसके चलते।
तो क्या चीज सीखी आपने? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया, मतलब कंट्रोल किया इनडायरेक्टली नवाब के थ्रू। इकोनॉमी और गवर्नेंस को अपने कंट्रोल में ले लिया। ट्रेडर से लेकर शासक बन गए थे ये लोग। इन्होंने एक नया पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा तैयार किया जिसने इंडिया के ऊपर बहुत बुरा अत्याचार किया। ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था? 1765 से लेकर 1772 का पीरियड जो था, वो बंगाल के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट का पीरियड था। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन आता है ड्यूअल गवर्नमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, 1764 के बाद। कंपनी को दीवानी राइट्स मिली कि कंपनी जो है वो पैसे कलेक्ट करेगी और नवाब जो है पूरा प्रशासन देखेगा। मतलब कंपनी के पास जो है वो पैसा था, बट कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं थी। और इसके कारण यही हुआ, हाई टैक्सेशन के कारण, मिस गवर्नेंस के कारण बंगाल के अंदर 1770 में जो है वो भूखमरी आ गई, फेमाइन आ गई, 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ब्रिटिश कोई अकाउंटेबल नहीं थे इन मौत के लिए, और पूरा सिस्टम जो था वो फेल हो गया। तो ये चीज यहां तक जो है वो आपने समझी। आइए अब आगे की चीज मैं आपको जो है वो समझाता हूं। अब कंपनी ने डायरेक्ट ब्रिटिश रूल लेकर आई। कंपनी ने बोला कि नहीं यार, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि कंपनी ने सोचा कि ये राजा जो है, ये नवाब जो है वो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करेगा। अब नवाब के पास पैसे ही नहीं है तो वो कहां से करेगा, है ना? तो आइए जानते हैं उन गवर्नर जनरल्स के बारे में जिन्होंने सिस्टम सेट किए थे। वॉरेन हास्टिंग, ये बंदा आता है और इसने, गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हास्टिंग, 1772 से लेकर 1785 का इसका टाइम पीरियड था। ध्यान सुनना, ये बंदा आया और इसने ड्यूअल गवर्नमेंट खत्म कर दी। दीवानी और फौजीदारी अदालत का विभाजन किया। इनने बोला कि अब सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। एशियाटिक सोसाइटी, पहला एंग्लो मराठा वॉर भी इसी के अंडर हुआ, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी भी इसके अंडर स्टैब्लिश जो है वो की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके लिए? हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। ऐसा क्वेश्चन आया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके लिए लाई गई थी? इंडिया के इतिहास को जो है वो पढ़ने के लिए। और पहला एंग्लो मराठा वॉर और रोहिला वॉर 1774 में इसी के अंडर हुआ था। इसने बेसिकली हिंदू और मुस्लिम के कानून को जो है वो वॉरेन हास्टिंग ने कोडिफाइड भी किया, लिखवाया। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, दीवानी और फौजीदारी अदालत को सेपरेट किया। राइट? तो ये चीज थी, ड्यूअल गवर्नमेंट को एंड किया। और इसने बोला कि अब बंगाल के अंदर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स जो है वो राज करेंगे। अब राजा जो है उसको बिठा दो पेंशन पे, राइट, हम डायरेक्टली जो है वो राज करेंगे। बट हाँ, इन्होंने ओपन नहीं किया था कि, इन्होंने सिर्फ राजा को नाम के तौर पर रख दिया था, बट पूरे प्रशासन का जिम्मा जो है वो अपने अंडर ले लिया था। तो ये थी खूबियां वॉरेन हास्टिंग की, जो अक्सर आपसे प्रीलिम्स में और मेंस में जो है वो पूछी जाती हैं। क्वेश्चन अगर आए कि जुडिशियल सिस्टम कौन लेकर आया था पहली बार इंडिया में, तो क्या नाम दोगे आप? फटाक से आंसर में नाम जो है वो लिख दो, फटाक से, अभी के अभी, तुरंत। बात करते करते मेरी बात सुनो और कमेंट पे लिख दो। अब सुनो, कॉर्नवालिस की बातें। 1786 से लेकर 1793 तक का पीरियड था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब आप बोलोगे सर ये सब डेट्स याद रखनी है। यस, आपको ईयर याद रखना ही, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गवर्नर जनरल को जो है वो अरेंज करने से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 का इसका पीरियड था। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में ये लेकर आया, जिसमें जमींदार को फिक्स्ड टैक्स देना इसने इंट्रोड्यूस किया। इसने बोला कि जमींदार को हम पकड़ेंगे, यानी कि गांव का जो साहूकार आदमी है, पावरफुल आदमी है, जमींदार आदमी है, उसको हम जो है वो बोलेंगे कि भाई तुम इस गांव से एक फिक्स्ड अमाउंट हमें कलेक्ट करके दो। तो इसमें होती थी नीलामी। जो जितना ज्यादा जो है वो अमाउंट देगा ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स उसको जो है वो जमींदारी अधिकार जो है वो दे देते थे। जैसे ही टेंडर सिस्टम होता है ना, वैसे ही, कि जो जितना ज्यादा प्रॉफिट देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी का अधिकार उसको दे दिया जाएगा। अब यहां पर चाल चल दी जमींदारी के चक्कर में जमींदारों ने। हुआ ये फॉर एग्जाम्पल कि इन लोग ब्रिटिशर्स ने कैलकुलेशन तो किया नहीं था, कुछ कोई सर्वे वगैरह अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ था। तो इनने बोला कि यार एक काम करो, कि ऑक्शनिंग करते हैं, नीलामी लगवाते हैं। इनने नीलामी लगवाई। 10 जमींदार खड़े फॉर एग्जाम्पल, पावरफुल लोग, सब लोग कंटेंडर है, बोल रहे हैं कि भाई हमें जो है वो चाहिए जमींदारी।
एक ने बोला मैं आपको 10 लाख दूंगा, दूसरा बोलता मैं 20 दूंगा, तीसरा बोलता मैं 30 दूंगा, चौथा बोलता मैं 40 दूंगा, एक ने बोला मैं 1 करोड़ दूंगा, डन। 1 करोड़ सोल्ड। जिस क्षेत्र में 5 लाख रुपए वसूले नहीं जा रहे वहां आप 1 करोड़ की सोच के बैठे हुए हो। यही ब्रिटिशर्स ने करी थी गलती, एक बहुत बड़ी। इन्होंने प्रॉपर रियल बेसिस पर एनालिसिस नहीं किया कि भाई वहां से प्रोडक्टिविटी इतनी होगी कि नहीं होगी। इनने पास्ट एनालिसिस भी नहीं किया कि पहले कितनी थी क्या थी। इनने दे दी जमींदारी ये सोचकर कि पैसा इतना आएगा। बट जब ये बाद में जाकर इन्होंने हिसाब किताब निकाला तो इनने बोला यार हम तो 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, यहाँ पे तो साला 5 लाख रुपए भी नहीं है। तो ये सिस्टम भी फेल हो गया फिर। बट क्वेश्चन आता है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया, फटाक से आंसर लिखो जल्दी अभी के अभी। इससे आपको याद रहेगा जो प्रैक्टिस में आपकी करवा रहा हूं ना लिखवाने की। तो समझ में आ गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 1793 परमानेंट सेटलमेंट इसने इंट्रोड्यूस किया 1793 में, जिसमें कहा गया जमींदारों से कि आपको फिक्स्ड अमाउंट जो है वो प्रोवाइड कराना है। इसने सिविल सर्विसेज के अंदर सुधार भी किए, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आया कि भाई जो व्यक्ति मेरिट होल्डर होगा वो एग्जाम के थ्रू पता लगेगा उसके बारे में और फिर उसको हम सर्विस में लेंगे। इवन इसने पुलिस सिस्टम भी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। समझ रहे हो। तो ये देखो कितने अच्छे से हमने लिखा हुआ है, तो चेक कर लो भाई लाइक के बटन हिट किया है कि नहीं किया है, फटाक से करना। फिर तीसरा बंदा आता है हमारा लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से लेकर 1805 का इसका टाइम पीरियड था वेलेस्ली साहब का। सब्सिडरी अलायंस लेकर आया देश के राजा ब्रिटिश के भरोसे। समझ रहे हो आप, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। इंडियन रूलर्स डिपेंड हो गए थे ब्रिटिश के ऊपर। इनने बोल दिया था कि देखो आपकी ये टेरिटरी है, फॉर एग्जांपल एक राजा की ये टेरिटरी है ना। अब कहा कि भैया हम आपको इस टेरिटरी के अंदर प्रोटेक्शन देंगे, आर्मी हमारी रहेगी। आपको अगर दूसरे राजा से बात करनी है तो आप क्या बात करोगे, उसके लिए हमारे एक बंदे को खड़ा करो। हमारा बंदे के थ्रू ही आप बात जो है वो करोगे, डायरेक्टली आप एक राजा दूसरे राजा से बात नहीं कर सकते। कोई आपके ऊपर अटैक करने आएगा तो हम आपको सपोर्ट कर लेंगे, मतलब यहां तोड़ दिया सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू इन्होंने। किसको, राजा को। कि इंडियन रूलर्स अब पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो गए। ये लॉर्ड वेलेस्ली ने खेल रच दिया 1798 से लेकर 1805 के पीरियड में। इन्होंने उस उसी दौरान टीपू सुल्तान को हरा दिया 1799 में, है ना, आप जानते ही हैं। और मैसूर को कब्जे में ले लिया और ब्रिटिश लगातार जो है वो बढ़ रहे थे, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था। फिर आता है अपना बंदा लॉर्ड हास्टिंग। 1813 से लेकर 1823। अब इसने देखा कि यार अरे यार परमानेंट सेटलमेंट तो फेल हो गया, क्योंकि ये जमींदार के भरोसे रह नहीं सकते, ये सारे लालच लालच के चक्कर में जमींदारी जो है वो ले लेते हैं। ना ये वहां पर डेवलपमेंट करते हैं अपने क्षेत्र में, ना हम लोग को प्रॉपर पैसा देते हैं। तो इससे बेटर है कि भाई जिसको पैसा देना है उससे डायरेक्टली डील करो। तो इन्होंने रैयतवारी और महलवारी सिस्टम जो है वो शुरू किया। राइट। रैयतवारी महलवारी सिस्टम जो है वो लॉर्ड हास्टिंग का था, याद रखिएगा। और मराठा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1818 में खत्म हुआ और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र भी इनके कंट्रोल में हो गया। फिर आता है एक बंदा लॉर्ड डलहौजी। 1748 से लेकर 1756 के पीरियड में ये बंदा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया इसके समय पर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो क्या बोलता है, सिंपली कि भाई कोई एक राजा है तो उसका जो पुरुष पुत्र होगा, वारिस जो होगा, बायोलॉजिकल चाइल्ड जो होगा, वही राजा बनेगा। अगर किसी राजा का कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है तो वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली जाएगी। बट इस वादे को भी उन्होंने पूरा जो है वो नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि कुछ क्षेत्रों को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलकर कि नहीं यहाँ पर प्रशासन सही नहीं हो रहा तो हम इसको डॉक्टर ऑफ लैब्स के तहत रख लेंगे अपने अंडर। तो जनता भड़क गई थी। तो आप देख रहे हो कि लगातार ये लोग जो है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है, ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट, इनको कोई लेना देना नहीं था इंडियन से। बट ये आ सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया, डलहौजी ने। लॉर्ड हास्टिंग ने रैयतवारी महलवारी इंट्रोड्यूस किया। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया। परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस जो है वो किया, है ना। और जुडिशियल रिफॉर्म्स हास्टिंग जो है वो लेकर आए। दीवानी और फौजदारी अदालत को अलग किया हास्टिंग ने, है ना। एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडेशन रखा हास्टिंग ने। तो ऐसे क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको बिल्कुल रेडी रहना है। इवन ये इसने रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, पब्लिक वर्क डलहौजी ने जो है वो किया, डेवलप जो है वो करवाया।
तो ये कहानी, ये प्रशासन से रिलेटेड, ये इस प्रकार से जो है वो चल रहे थे, तो जिसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब समझते हैं ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमी का क्या हाल किया, अर्थव्यवस्था का हमारी बुरा हाल किया। जैसे परमानेंट सेटलमेंट था, फिक्स टैक्स था, किसानों को भुगतना पड़ा क्योंकि जमींदार किसानों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगे। रैयतवारी में किसानों से डायरेक्ट टैक्स जो है वो लिए जाते थे, तो किसान टेंशन में होते थे, राइट। महलवारी के समय पर गांव मिलके टैक्स देते थे और उससे करप्शन जो है वो बढ़ रहा था। उसमें भी महल जो था, जिसके अंडर बहुत सारे गांव का जिम्मा था, तो वो जो है वो कई बार बीच में से पैसा जो है वो मिडिल मैन था ना, तो बीच में से पैसा जो है वो निकाल लेता था, ज्यादा पैसा जो है वो चार्ज करता था गांव से। ठीक है। कोई कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा सिस्टम बॉम्बे मद्रास में था जिसमें किसान डायरेक्ट टैक्स दे देते थे? उस सिस्टम का क्या नाम था बताओ? रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम जो था वो बॉम्बे और मद्रास में था। तो आप चैट बॉक्स ओपन करके ही रखो, जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा तुरंत चैट बॉक्स में टाइप भी कर दे, चलो सुनते सुनते, क्योंकि जितना इंटरेक्टिव होगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो महलवारी सिस्टम, महल मतलब विलेजेस, है ना। विलेजेस को कलेक्टिवली जो है वो टैक्स देना पड़ता था, जो मिडिल मैन था उनका वो भी महल था, राइट। तो उसको जो है वो बीच में से पैसा मार लेता था, करप्शन हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था किसानों का, है ना। अब देखो, इसका इन सब चीजों का, इन सब पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के अंदर। ब्रिटिश कपड़ा लाए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बर्बाद हो गया। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमसे मशीन मेड क्लॉथ खरीदो, तो इंडिया के जो घर घर में जो कपड़ा बनाने की, कपड़ा बुनने की फैक्ट्री थी, सब बंद हो गई। तो इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई, ब्रिटिश कंपटीशन के कारण। ब्रिटिश ने जो है वो इंग्लैंड से सामान को इंपोर्ट कराया और इंडियन बिजनेस को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा, एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हुआ। ब्रिटिश ने फोर्स किया फार्मर्स को कि फार्मर्स इंडिगो, ओपियम ओपियम कॉटन जैसे कैश क्रॉप्स उगाएं, जिससे कि उनको ज्यादा बेनिफिट हो, और फूड का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया। उसकी वजह यही थी, बंगाल के अंदर फेमाइन आई 1783, नॉर्थ इंडिया में 1837, 1899, मिलियंस लोगों की, 1 करोड़ किससे ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो ये चीज थी। दादा भाई नरोजी की क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, 1867 की है, राइट। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, या ड्रेन थ्योरी भी जिसको बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं वैसे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और ब्रिटिश ने जो है इसमें ये बताया गया था कि ये अंग्रेज जो थे पैसा ले जाते थे और वापस कुछ नहीं आता था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स मेंस दोनों में आते हैं। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हुआ, तो उसका पूरा मैंने आपको कारण जो है वो बताया, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से लेकर किसने वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, क्या हुआ, तो पूरी चीज हमने डिस्कस करी। ये समझ में आ रही है सभी को? राइट, प्रॉपर तरीके से, किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट आई डोंट थिंक ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैं चीजें समझाते चल रहा हूँ। अब आते हैं प्रशासन में क्या चेंजेस लेकर आए ब्रिटिशर्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वॉरेन हास्टिंग जो था उसने ब्रिटिश स्टाइल कोर्ट्स स्टैब्लिश करी। क्या किया था वॉरेन हास्टिंग ने? कुछ याद आ रहा है? कौन बताएगा मुझे? ये देखो, मैंने स्क्रीन पर कुछ बनाया है, तो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसने कुछ चीज जो है वो सेपरेट करी थी। बता दो जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर। ऐसे ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने सती प्रैक्टिस अबॉलिश जो है वो कर दी, खत्म कर दी। अच्छा काम इसने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका नाम याद रखना, इसने सती प्रैक्टिस जो है वो खत्म करी। और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज प्रशासन की बन गई 1835 में, 1835 में। ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किए थे, जुडिशियल रिफॉर्म किए। अब एजुकेशन और सोशल सेक्टर में, समाज के अंदर, शिक्षा क्षेत्र में क्या सुधार लाए गए? एक मैकॉले का माइन्यूट था। माइन्यूट जो है वो समझते हो आप क्या होता है? जब कोई मीटिंग में डिस्कशन होता है तो जिसकी बातें बोली जाती है उसको लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं माइन्यूट्स। कि मीटिंग्स के दौरान जो है वो जो रफ में जो है वो लिखा जाता है कि क्या क्या, किन किन चीजों के बारे में चर्चा हुई, क्या क्या चर्चा हुई। तो ये सब जो चीजें होती हैं उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं माइन्यूट। क्या बोलते हैं? माइन्यूट। ठीक है। तो ये चीजें हैं। ऑलराइट। तो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया 1835 के मैकॉले माइन्यूट से रिलेटेड। लोकल लैंग्वेज को निगलेक्ट कर दिया, जिससे कि लोगों के बीच में गुस्सा बन रहा है। ये सब बेस भी है गाइस, ये प्रॉब्लम्स जैसे आप देख रहे हो, किसान एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जमींदार भी एक्सप्लॉइट हुए हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि जमींदार एक्सप्लॉइट नहीं हुए, वो भी हुए हैं, क्योंकि उनको चेंज कर दिया गया, जमींदारी उनसे छीन ली गई, उनकी उनकी भी पिटाई हुई है। उनको भी तो प्रेशर दिया गया कि पैसा और लेकर आओ, पैसा और लेकर आओ, है, टारगेट दिया गया था उनको, इतने पैसे चाहिए हमें, वो भी परेशान थे कहीं ना कहीं।
राजा लोग जो है वो परेशान परेशान थे, उनकी इज्जत जो है वो उनसे छीन ली गई थी, है ना। उसके अलावा आप देख रहे हो कि अ, ये ट्रेडर्स लोग परेशान है, इनसे इनका बिजनेस जो है वो छीन लिया गया। राइट, तो ये सब कारण आपके दिमाग में बनने चाहिए अब, कि अभी आने वाला एक बहुत बड़ा युद्ध, रिवोल्ट ऑफ 1857, उस युद्ध का बैकग्राउंड है ये एक्सप्लॉइटेशन, ये प्रताड़ना है। समझ रहे हो आप? लोगों की, भाई एजुकेशन में लोगों की लोकल लैंग्वेज निगलेक्ट करोगे तो लोगों का दिमाग नहीं खराब होगा कि भाई हमारी लैंग्वेज आप छीन रहे हो हमसे यार, वो नहीं बोलने दे रहे हो। और इसने एक क्लास क्रिएट कर दी, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। समझ रहे हो? दिखने में इंडियन हो बट हरकतें तुम्हारी वेस्टर्न जैसी, लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया ना। ओह आई एम फ्रॉम यूके, मतलब बोलना अलग कर दिया। तुम मतलब होता नहीं कि 2 साल कोई बाहर पढ़ने का गया है, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। तो जो इन लोग के स्कूल में जाते थे, जो लोग, जो बच्चे और उनके पेरेंट्स, उन लोग का स्टाइल चेंज हो गया। वो दूसरे इंडियन से बोलते थे, तुम लोग इतने गरीब क्यों हो, अपनी गरीबी दूर करो, हमें देखो हम कितने अच्छे हैं। अबे अभी अभी है, वो कहते हैं ना कि कौन सा डायलॉग, में डायलॉग याद नहीं आ रहा, तुम्हारी दौलत नई नहीं है, मिजाज तुम्हारा बता रहा है, तुम्हें देखकर मिजाज बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। होता नहीं, जिसका नई नई दौलत आती है वो शो ऑफ करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करता है, बस वही था ये। तो एक क्लास क्रिएट हो गई जिस क्लास से भी लोग गुस्से में थे कि अच्छा बेटा हमसे ही शाण पत्ती, कल तक यही हमारे साथ जमीन में बैठ के पत्तल में खाना खाते थे, आज तुम साले डाइनिंग टेबल और कांटा चम्मच और फोक से खाना खाना आ नहीं रहा तुम्हें, है? कट 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 प्लेटें बज रही है तुम्हारी, पहले हाथ से खाना खाते थे इतना बढ़िया हमारे साथ बैठ के, आज कांटा और छुरी से जो है वो काटते बन नहीं रहा तुम्हें, तो रोटी खा रहे हो कांटा छुरी से, बेवकूफ। तो लोग चटके हुए थे। तो ये बेस बन रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। समझे आप? फिर चार्टर एक्ट 1813 आया, 1833 आया। मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि वो एजुकेशन स्प्रेड करेंगे। अब यहाँ पे हिंदूज लोग बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि अरे ये क्रिश्चियन लोग कैसे आ रहे हैं क्रिश्चियंस, एजुकेशन, स्कूल्स, हमारा गुरुकुल का क्या होगा। ये चटक गए हिंदूज। समझे आप? वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन स्टार्ट हो गया। लोग बैठे हुए हैं धोती में, बनियान पहने हुए हैं, वहां से देख रहे हैं कि टाई वाई लगाकर बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है, ये क्या है? और ये बोला है हमें टाई लगाने के लिए। अरे ये एक नया खर्चा, टाई खरीदोगे तो पैसा किसके पास जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास। यूनिफॉर्म, शूज, आजकल देखिए ना स्कूल कितने महंगे, जितने की पढ़ने की फीस नहीं उतने की तो पहनावे दिखावे की, एनुअल फंक्शन हो रहा है तो बच्चे को जो है वो बंदर बना के स्कूल भेजा जा रहा है, पूछ लगा दी, बोला क्या है ये? वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। क्या हो रही है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? तुम्हारा बच्चा बंदर बन रहा है। नो ऑफेंस टू एनी एनिमल्स, आई लव ईच एंड एवरी एनिमल एक्सेप्ट ह्यूमन। तो बच्चा जो है बंदर बना के ले जा रहा है, तुम बच्चे को, यार उस बंदर की कॉस्ट्यूम कितनी महंगी है, बच्चे ने जो है वो एक बार पहनी उसको फाड़ के फेंक दिया, गए तुम्हारे पैसे। कमाई किसकी हो रही है? ब्रिटिशर्स की। दिस वॉज द गेम। और इंडियंस को बैठे बैठे समझ में आ रहा था, पान की गुमटी वाले बैठे हुए चाचा समझ रहे थे सब कि अच्छा बेटा रुक जाओ, आने दो 1857, तुम्हारी एक गलती सबको एकजुट करेंगे और पीटेंगे तुम्हें साले। जो बंदर की कॉस्ट्यूम है ना, उसी को तुम्हें पहना के जो है मुक्के मुक्के मारेंगे। तो दिस वॉज द गेम विच हैपेंड। क्वेश्चन आपके लिए, चलो, किस कानून ने किस कानून ने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में शिक्षा प्रचार का अधिकार दिया? किस कानून ने दिया बताओ? कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिखकर आंसर जो है वो बताओ कि किस कानून ने जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में शिक्षा प्रचार का अधिकार दिया। ठीक है, यार क्लास में लगा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन रिएक्शंस टू ब्रिटिश रूल, इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया?
बहुत ध्यान सुनना। पीजेंट रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट हुआ। किसान जो है वो फावड़ा लेकर खड़े हुआ है कि साले जब मना कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर गेहूं उगाने दे, चावल उगाने दे, तुम लगे हो इंडिगो 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 इंडिगो, हमें नहीं उगाना इंडिगो। तुम्हारे इंडिगो के चक्कर में साला हमारी खेत खराब हो गए। क्योंकि, चलो क्यों आप बताओ, इंडिगो के चक्कर में लोगों की जमीन बंजर क्यों हो गई, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। संथल रेबिलियन, रिलीजियस एंगल से लोगों की इज्जत खराब हुई, लोग उतर आए सड़कों पे कि तुम हमारे धर्म को हमसे छीनोगे, रुको तुम्हारी बताते हैं। सब साधु संत इकट्ठे हो गए। इंडियन रूलर्स, मैसूर, मराठा, सिख, इन्होंने लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि साले हमारी इज्जत खराब करते हो। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के छोटा से छोटा क्लर्क, वो अपनी गाड़ी लगाता था, राजा को बोलता था, "ए, इधर आओ, चाय समोसे की व्यवस्था करो, बैठे हैं हम आगे।" अबे वो राजा आदमी है, तुम उसको चाय समोसे की व्यवस्था के लिए बुला रहे हो? दीज पीपल गॉट मैड, पागल हो गए लोग कि रुको बताते हैं इनको अब। उसी बीच राजा राम मोहन रॉय, यंग बंगाल मूवमेंट होता है, ये इंटेलेक्चुअल लोग थे। इनने थोड़ा पढ़े लिखो जैसा जो है वो काम किया। इनने बोला कि हम लड़ाई लड़ेंगे नहीं, वी नॉट गोइंग टू फाइट आउटसाइड, हम लोगों को सिखाएंगे कि लड़ना कैसे। दीज इंटेलेक्चुअल पीपल, इन लोगों ने रियलिटी बताई। लोग जो है वो लगे हुए हैं। और वो ब्रिटिशर्स ने बोला यार कि अच्छा है, स्कूल में जो है बच्चों को भेजना है। बच्चों को स्कूल में भेज रहे हो, पहले नहीं भेज रहे थे क्या गुरुकुल में? अभी भेज रहे हो बच्चों को नौकर बनाने के लिए? पहले तुम लोग मालिक बन रहे थे। इन लोगों ने सिखाया, इंटेलेक्चुअल लोगों ने। तो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग करी राम मोहन रॉय। समझे आप? दिस वॉज द गेम। तो ब्रिटिश के खिलाफ सिर्फ तल, तलवारों से लड़ाई नहीं लड़ी गई, कलम, विचार से भी लड़ी गई। ये चीज मेंशन करोगे आप। आइडियोलॉजिकल वॉर भी था। 1757 से लेकर 1857 का पीरियड, ब्रिटिश ने भारत का राज, पैसा और सोच, तीनों पर कब्जा कर लिया। यानी कि भारत पर भी राज कर रहे हैं, भारत के पैसे को भी, तिजोरी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, और भारत की सोच को भी। जहां लोग अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे, वहां टाई पहना के स्कूल्स भेजना शुरू किया। जहां लोग का खुद का बिजनेस था, वहां पे लोग फैक्ट्री जा रहे हैं, नौकर की तरह काम कर रहे हैं। जिस राजा की पहले इज्जत थी, वो गली गली बेइज्जत हो रहा है। सोच पर भी कब्जा कर लिया। तो रिफॉर्म सिर्फ ब्रिटिश के लिए था, इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया गया था। तो ये गेम था गाइस। तो ड्यूअल गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान में रखना, बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल के बारे में जो मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखना है। और बस ये इतना ही चैप्टर था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, नेक्स्ट चीज जो है बताऊंगा। जाने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूं, एक ब्रेन पावर कैप्सूल है, जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं ये कैप्सूल जो है वो मंगवा लो। कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। प्रॉपर ओमेगा 3 ओमेगा 9 का इसके अंदर मिक्स है। बेहतरीन चीज है ये। और इससे आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। आपको 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट जो है वो मिलेगा। ये प्रोडक्ट बेसिकली जर्मनी में बनता है और अमेरिका से इसको इंपोर्ट जो है वो किया जाता है, इंडिया में आता है ये। और इंडिया में और भी काफी सारे प्रोडक्ट हैं ओमेगा 3 ओमेगा 9 वाले, बट इससे अच्छी सर्टिफिकेशन वाला, क्वालिटी वाला और कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप लोगे तो खुद ब खुद 15 दिन के अंदर आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना है। कब तक, मतलब बेसिकली 2 1 महीने तक अगर आप फॉलो कर लो इसको, तो आपको मजा आ जाएगा। और ये करीब आज की रेट में 3,500 के अराउंड जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका से आता है ये प्रोडक्ट, तो अभी इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हुई है। तो मैं उसका एग्जैक्ट प्राइस जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, बट आप एग्जैक्ट प्राइस के लिए एक बार व्हाट्सएप जो है वो जरूर करिएगा। और व्हाट्सएप करिएगा तो मैं आपको जो है वो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा। प्लस हमारे इसकी पीडीएफ्स वगैरह आपको चाहिए तो एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पे आते हैं उसकी पीडीएफ जो है, यानी कि इंपॉर्टेंट लेक्चर्स सिविल सर्विसेज के लिए, उसकी पीडीएफ आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है।
हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर, तो उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको सेम नंबर पर कांटेक्ट करना है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।